आज हम लोग सेट नंबर 9 का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7 सदस्य हैं। और आपका प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी आपका लोकसभा से संबंध रखते हैं। और लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो एन कोटेश्वर सिंह। क्या हो जाएगा? एन कोटेश्वर सिंह। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अब केसर है सूखा। तो केसर है सूखा वर्तिका। क्या हो जाएगा? वर्तिका। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जब किसी पुष्प में कार्पेल की संख्या 1 हो तब उसे मोनोकार्पेल ओवरी कहते हैं, जैसे कि दलहन। जब किसी पुष्प में कार्पेल की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, और जैसे धतूरा, अड़हुल इत्यादि। जब कार्पेल अलग अलग हो तो चाहे आपस में जुड़े नहीं हो तो उसे अपोकार्पस कहते हैं, जैसे शरीफा, आँख इत्यादि। और जब कार्पेल आपस में जुड़े हैं तब उसे साइनोकार्पस कहते हैं, और जैसे में उड़हुल, धतूरा, बैगन इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? आपका त्रिपुरा की जनजाति है। कहाँ की है? त्रिपुरा की जनजाति है। त्रिपुरा राज्य में रियांग, त्रिपुरी आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। मेघालय में आप गारो खासी जनजातियों का नाम सुने होंगे। मोपला, डबला, सुलुंग, मिसमी, अपतनी, मेजी आदि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। कुकी या मैती जो कि मणिपुर की जनजातियाँ हैं। लाखर, पावी, मिजो आदि मिजोरम की जनजातियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो चंदन के वृक्ष आपका कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। चंदन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम आपका सेंटडम एल्बम है, और चंदन वृक्ष से आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। चंदन सेंटोलिएसी कुल के पौधे हैं, और भारतीय चंदन वृक्ष उत्तम किस्म का है। चंदन वृक्ष का संक्रामक वनस्पति रोग सैडल स्पाइक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वॉज स्कोल्डेड बाई द टीचर। तो 6 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न में दिया गया है, वाक्य पैसिव में है, जिसका एक्टिव रूप होगा द टीचर स्कोल्डेड हिम। द टीचर स्कोल्डेड हिम। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है का ट्रांसलेशन बनाना है। तो क्या हो जाएगा? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द बी इज रियली हार्मलेस। क्या हो जाएगा? हार्मलेस। 8 का क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन डी आपका सही है, हार्मलेस हो जाएगा। अब देखिए, बात है कि जो मधुमक्खी वास्तव में नुकसान रहित होती है, नुकसान ज़्यादा नहीं करती है, इसीलिए हार्मलेस शब्द का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर। तो ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है? तो आप कॉल रिसीव करते हैं, या तो देखते हैं कि रिसीव कैसे लेता है। ऑप्शन ए आपका सही, बिल्कुल सही आंसर है। 10 का ए हो जाएगा। सब डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्यंजन 2 में से किसी भी छोर पर नहीं हो। तो यहाँ पर डिजाइन में देखिए आप कितना देख रहे हैं, कितना है डिजाइन को अक्षरों किस तरह से कम कि कोई भी व्यंजन 2 में से किसी छोर पर। तो 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 11 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान का दुगना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग 99 संख्या को ज्ञात करना है। तो 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि x प्लस वाई बराबर 3 और एक्स वाई बराबर 2 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। तो x की जगह पर मान लीजिए आप कितना रख सकते हैं? x की जगह पर आप 2 रखिए, y की जगह पर 1 रखिए, तो 3 आ जाता है। x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 गुणा करेंगे तो 2 आ जाए। इसी प्रकार x की जगह 2 का q कीजिए तो 8, y मतलब 1 का q कीजिएगा तो 1, 8 में से 1 घटेगा कितना आ जाए? 7। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है।
ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, हम लोग मान रखकर निकाल दिए, 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि चतुर्भुज के 3 कोण 69 डिग्री, 110 डिग्री और 75 डिग्री है तो चतुर्भुज के चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। इन सबको जोड़ दीजिए, 360 में से घटा दीजिए, आपका 106 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 14 का क्या हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 53 रुपये के एबीसी में इस तरह बांटा जाना है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, बी को सी से 8 रुपये, यदि हिस्सों का अनुपात कहते हैं। आप खुद से ऑप्शन लगाइए ना, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ए को बी से 7 रुपये अधिक, तो ऑप्शन बी में देखिए 18 से 7 जोड़िएगा तो 25 सही बैठ रहा है। फिर उसके बाद देखिए कि बी को सी से 8 रुपया, तो 10 रुपये से बढ़कर 18 रुपये होता है, तो सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन से हम लोग हल कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? ये आपका उत्तर छायावाद युग के कवि है। किस युग के? उत्तर छायावाद आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सलाका पुस्तक सबसे पहले किसने दिया था? तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का ए हो जाएगा। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके तहत 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं और सबसे पहले रामविलास शर्मा को यह दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है, सलाका का ए। नेक्स्ट आपका, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था, इस कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, 1955 में। कब होगा? 1955 में। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? तो भिन्न के क्या हो जाएगा, वात, सी नंबर। वात मतलब हवा, ये सलील, तोय, वारी, ये सब जल के पर्यायवाची है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि भूमध्य रेखा से वो ध्रुव की ओर जाएगी, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि विषुवत रेखा पर जो भार होता है वो थोड़ा कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है, पृथ्वी के अंदर गहराई पर भी जाने पर वस्तु का भार घटता है, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर वस्तु का भार 0 होता है, विषुवत रेखा पर वस्तु का भार कम होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर वस्तु का भार घटता है, अंतरिक्ष में वस्तु का भार 0 हो जाता है, कृत्रिम उपग्रह में वस्तु का भार 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो गैसों में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश आपका क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आप बात करें आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि C1 और C2 धारिता वाले 2 संधारित्रों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो कुल धारिता क्या नहीं, कुल कैपेसिटर के मान पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और हम लोग प्रत्येक वस्तु का आवेश नियत रहता है, ताप बढ़ने पर द्रव का पराबैद्युतांक घटता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न कि एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना, देखिए खींचकर 2 गुना करने की बात करें तो खींचकर 2 गुना लंबाई के, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम। क्या हो जाएगा? 4 ओम। 24 का डी आंसर सही हो जाएगा आपका। 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर 2 गुना लंबा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध 4 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम को दर्शाता है? तो बढ़ते क्रम को दर्शाता है आपका कौन? ऑप्शन डी आपका सही है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम, माइक्रो तरंग, फिर अवरक्त तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? विलियम हर्शेल। हाँ। एक्स किरण की खोज किसने किया? तो एक्स किरण का एक्सरे की खोज आपका किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टजन ने। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर होता है अशुद्धि कितने होना चाहिए? तो ये 5 संयोजक होना चाहिए। 26 की क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 26 का डी। और जब जर्मेनियम एवं सिलिकॉन में 5 संयोजक का उपद्रव जैसे
20 एंटीमनी फास्फोरस एवं आर्सेनिक मिलाए जाते हो तो एन टाइप का अर्धचालक का निर्माण होता है। और जब जर्मेनियम में सिलिकॉन में त्रिसंयोजक अपद्रव जैसे कि बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इत्यादि मिलाया जाता है तो पी टाइप का अर्धचालक का निर्माण होता है। अर्धचालक में अपद्रव्य मिलाने को डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है? तो सुचालक में ऊर्जा अंतराल सबसे कम होता है, जल्दी जल्दी काम करता है, इसीलिए ऊर्जा अंतराल कम होता है। और वही बात करें कि चालक में ऊर्जा अंतराल शून्य या अत्यल्प होता है और कुचालक में ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता है, जैसे कि हीरा में। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल का मान 0.7 ईवी से एसआई में 1.1 ईवी और गैस एवी में 1.3 ईवी होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालक में बैंड संरचना चालन बैंड एवं संयोजक बैंड एक दूसरे से अध्यारोपित करता है और कुचालक में बैंड संरचना चालक बैंड एवं संयोजक बैंड के बीच गैप से बहुत अधिक होता है। अर्धचालक में बैंड संरचना चालन बैंड के संयोजक बैंड के बीच चालक से अधिक तथा कुचालक से कम होता है। अर्धचालक में चालकता कोटर या होल से इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब किसी समतल दर्पण अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परिवर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण की बात करें तो जो समतल दर्पण है इसमें हमेशा काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे ही बनता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है 28 का। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज आपतित होता है तो परिवर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब कि दाहिना हाथ उठाएंगे तो लगेगा कि आपका बायां उठ रहा है। और इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब केवल अभिसारी किरण पुंज द्वारा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब अपसारी किरण पुंज द्वारा बनता है। दर्पण परिवर्तन के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। तद नेक्स्ट, उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस दर्पण में वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखने पर प्रतिबिंब छोटा तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। इस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में और प्रवर्तक लैंप के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सही है? तो 30 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। और 1984 में 2-3 दिसंबर की रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्रबंधन में कमी के कारण यह त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेवार अमेरिकन कंपनी थी। आज भी भोपाल और उसके आसपास लाखों व्यक्ति इस त्रासदी से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कार्बनिक प्रकार का नहीं है। और लैक्टिक अम्ल की बात करें तो आपका दूध में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में और दाग धब्बों को साफ करने में इसका उपयोग ले लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है आपका कौन? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका सही है, एथेनॉल हो जाएगा। और जब दो द्रव्यों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक कर लेते हैं। और आसवन विधि में प्रथम भाग वाष्पीकरण तथा दूसरा भाग संघनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन अलग किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए ऑप्शन सी, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन का अलग ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है, सब्लिमेशन। और इसके बारे में बात करते हैं, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदले बिना गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, जिसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस पदार्थों को मिश्रण कर अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो तो दूसरा नहीं। ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि को अलग करते हैं। आयोडीन एक ऊर्ध्वपातज है जबकि पोटेशियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इस पे क्या हो जाएगा? साबुन बनाया जाता है। और साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। कड़े साबुन का प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों को पोटेशियम लवण होते हैं वो साबुन मुलायम होते हैं और मुलायम साबुन को प्रयोग हम लोग स्नान में करते हैं। साबुनीकरण की प्रक्रिया में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आर्सेनिक प्रदूषण से क्या होता है? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? एलर्जी। क्या हो जाएगा? एलर्जी हो जाएगा। तो ये कहाँ में? आपका बी ऑप्शन सही है, 36 का क्या हो जाएगा? बी। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें
तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो 37 के क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा। केंचुए परजीवी नहीं है, मच्छर, मक्खी और किलनी यानी टिक जो है वो परजीवी होते हैं, और केचुआ आपका परजीवी नहीं है। केचुआ क्या हो जाएगा? परजीवी आपका नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और हम लोग बात करें कि सौपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परजीवी वो कहलाते हैं जो जीव दूसरों पर निर्भर रहता है। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका विभाजन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कोशिका थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडेन सवाल ने 1838-39 में किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लाइसिटिकेमिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो आपका श्वास संबंधी क्या हो जाएगा? श्वास संबंधी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई द्वारा श्वसन से संबंधित रोग है। यह न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करता है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। एडीएच हार्मोन, इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है जो रक्त दाब बढ़ जाता है। शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करता है। एलएच हार्मोन यह उत्तेजक हार्मोन है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक चींटी जिसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकते हैं उसके लिए संयुक्त आंखें जिम्मेवार हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चींटी की आंखें संयुक्त आंखों की तरह कार्य करते हैं, इसके कारण इसकी आवर्धन क्षमता अधिक होती है। चींटी 8 पोडासंग का जीव है और चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल निकलता है। केचुआ और जोंक एनिलिडा संघ के जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। वन उत्पादों का प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जगत और प्राणी जगत का परिरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न की बात करें तो वो लिखा है कि आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आहार में आयोडीन की कमी से आपका क्या हो जाएगा? घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर रोग, घेंघा। और स्कर्वी की बात करें तो ये आपका विटामिन सी के कारण होता है। और मोटापा को हम लोग बीएमआई के द्वारा मापते हैं। और रिकेटस जो है, रिकेटस विटामिन डी के कमी के कारण आपका हड्डी कमजोर होता है जिसको रिकेटस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। तो 42 नंबर प्रश्न है कि बर्ड फ्लू के वायरस को आप लोग H5N1 के नाम से जानते हैं। H5N1 यानी सी और डी दोनों, तो देखिए एक ही लिखा है तो आपका सी और डी दोनों आंसर सही है। बर्ड फ्लू के वायरस को आप लोग H5N1 के नाम से आप जानते हैं। बर्ड फ्लू आप लोग जानते हैं मुर्गा से फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू के रोगी को स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मुर्गा को अधिक उबाल कर खाना चाहिए। इबोला जो होता है ना वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू रोग होता है। H1N1 से स्वाइन फ्लू रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है? या तो प्रकाश ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 43 का सी। और बात करें हम लोग कुछ अन्य उदाहरण की, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन सी सही है, 44 का। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल को मान लिया जो एक भारी भूल थी। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल दोनों के बीच एकता स्थापित किया गया। लखनऊ समझौता 1916 की दो प्रमुख घटना थी। गरम विचारधाराओं वाले जो पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित थे उन्हें फिर कांग्रेस में प्रवेश कराया गया। फिर दूसरा का कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 1916 की योजना को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। लखनऊ समझौते के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्र विचारधाराओं और उदारवादियों को पुनः एक करने के लिए तिलक एवं एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आपका आगरा नहीं था। कौन था? आगरा नहीं था, क्योंकि कानपुर से आपका तात्या तोपे और नाना साहब थे। तात्या तोपे और नाना साहेब जो थे कानपुर से विद्रोह कर रहे थे और आपका नाना साहब नेपाल भाग जाने पर तात्या तोपे छापामार युद्ध का संचालन करते रहे। और बात करें झांसी की, तो झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और आपका हीरोज ने झांसी पर कंट्रोल स्थापित किया था। लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल कर रही थी नेतृत्व। कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से। और हम लोग बात करें 1857 की क्रांति ने कंपनी के शासन 1858 में अंत कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? तो वो आपका राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन बी आपका सही है। और राजा राम मोहन राय को हम लोग अन्य नामों से जानते हैं, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अग्रदूत, मसीहा आदि। और उनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य का सेतु, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, उसके बाद आधुनिक भारत का पिता, उसके बाद भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा आधुनिक भारत का युगदूत भी कहा जाता है। इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और भाषा को महत्व दी थी। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज निरंकार देवता में विश्वास करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता फिरंजी कमल बोस के मकान ब्रह्म समाज के नाम से किया था। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव ताराकांत चक्रवर्ती थे। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी भाषाओं के ज्ञाता थे। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम हो जाएगा सही आंसर। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी और अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश के शांति काल के महानतम शासक थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानने वाले थे। अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग लिखी, जो कन्नड़ भाषा का प्राचीनतम साहित्य है। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 एडी से 280 एडी था। और घटोत्कच जो था गुप्त वंश के दूसरे शासक थे, 280 से 319। और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के कुमार देवी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। और प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा था। और औरंगजेब तथा समुद्रगुप्त बीणा बजाने में निपुण थे। और जो समुद्रगुप्त था सिक्के पर चित्रित होने से प्रमाणित होता है कि वह बीणा बजाता था। गुप्त काल साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे और सोने के सिक्के भारत में यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोदी वंश का अंतिम शासक आपका कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में जो हुआ था बाबर ने पराजित कर दिया था। सिकंदर लोदी की बात करें तो लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी गजे सिकंदरी चलाया था। और आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। दौलत खान लोदी की बात करें तो पंजाब के सूबेदार ने आलम खान लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत आमंत्रण के लिए आमंत्रित किया था। और कहा जाता है कि चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों को साथ संधि किया था? ये कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। 50 का डी हो जाएगा। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामन रामकृष्ण ने किया था। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। कृष्णदेवराय ने नागलपुरा नामक स्थान जो अपनी माँ के नाम पर रखवाया था, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्णदेवराय के दरबार में डोमिंगो पायस और बारबोसा नाम के पुर्तगाली यात्रा किए थे। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को भी सेना में भर्ती किया था। देवराय द्वितीय को गजबेटर हाथियों का शिकारी कहा जाता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका फिर आ गया सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं सिकंदर लोदी के बारे में। और 1506 में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। 1638 में शाहजहां ने आगरा के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था। धार्मिक कट्टरता के कारण इन्हें फिरोज शाह और औरंगजेब के बीच कड़ी माना जाता है। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय मानक समय एक किलोमीटर रेखा जो किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से आपका नहीं गुजरती है।
और बात करें भारतीय मानक समय की उत्तर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक जो समय जो है नैनी यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। विश्व को ग्लोब पर 24 टाइम जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन को 15 देशांतर 15 × 4 मिनट में बांटा गया है, जो 60 मिनट यानी 1 घंटे के अंतराल पर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। कौन है? ऑप्शन सी आपका सही है 53 का। और उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण की एक महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया था। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो 54 का ऑप्शन ए सही है। अक्टूबर नवंबर, क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किन खनिजों का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी। क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है 56 का। और इसके बारे में थोड़ा बात कर लीजिए। मेटीरियोलॉजी जो वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है और कुछ अन्य शाखाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लीजिए आप। एपिग्राफी जो है शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स में सौंदर्य शास्त्र ललित कला का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और इसके बारे में बात की, फेमा को 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 1 जून 2000 में यह आंशिक प्रभाव में आ गया था, परंतु अंतिम रूप से यह 2002 में लागू हो पाया था। और इसका लक्ष्य देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना तथा विदेशी पूंजी और निवेश के देश को बढ़ावा देना था, जिससे औद्योगिक विकास एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। जो फेरा एक्ट है 1973 में लाया गया था, जो 1 जनवरी 1974 को लागू किया था। देखिए, फेमा 2002 में आया था और फेरा 1973 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न, अब 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन को पहचाना है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। बेस्ट एक्टर ड्रामा का ऑस्टिन बटलर को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट वेलेंचेट को मिला था। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फैमेल्स को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होता है यदि 59 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही है। आयातकों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अवमूल्यन जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने निर्यातों को बढ़ाया जाता है तथा आयातों में कमी किया जाता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी देश के आयातकों के लिए निर्यातों के मूल्य सस्ते हो जाए तथा मुद्रा का अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। अगर इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि राज्य भी जूट का उत्पादन कर ही लेते हैं। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उत्पादन में बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा रहता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट उत्पादन में बिहार के पूर्णिया जिला अग्रणी है। भारत में प्रथम जूट कारखाना 1855 में रिसरा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में बल्कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? 61 का सी आपका सही आंसर है। इंपोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में किया गया था। भारत वन अधिनियम 1865 में लाया गया था। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार में पंचायती राज की कितनी संस्थाएं? तो पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं। कितनी है? 3 स्तरीय। और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। फिर से ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। वर्तमान में बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान में 11वीं सूची का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो आपका 7000 है। क्या है? 7000। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका निर्वहन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। यदि ग्राम पंचायत को पहले भी विघटित कर दिया जाता है तो पुनः निर्वाचन एक निश्चित अवधि के दौरान कराना अनिवार्य है।
और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी ने दिया था और लक्ष्मी नारायण सिंघवी कहते हैं। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। पंचायती राज एवं नगर पालिका के लिए पद के लिए उम्मीदवार की आयु जो न्यूनतम चाहिए वो 21 वर्ष चाहिए। अशोक मेहता समिति ने ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो आपका 552, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब कैसे है देखिए, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में की गई है और लोकसभा संसद की प्रथम सदन निम्न सदन जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो गई है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्र में निर्वाचन किए जाते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनयन कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? तो आपका राष्ट्रपति को कौन देगा? आपका संघीय मंत्रिपरिषद देगा। संघीय मंत्रिपरिषद में होता है प्रधानमंत्री, पीएमओ। तो आपका राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह एवं मंत्रणा देता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन है, लोकसभा एवं राज्यसभा। और केंद्र सरकार की एक मंत्रिपरिषद होती है जिसे संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद को गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति को और संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को सौंपी गई है और व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। वह मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। एक संघीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में अब तक एकमात्र यानी एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। प्रारंभ में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य फैसले से प्रस्तावना का संविधान का अंग माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद संविधान में पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अब भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब था? 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसके द्वारा संविधान में 9वीं सूची को जोड़ा गया जिससे इसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में किया गया था और भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया था? ये 1950 में स्वीकृत किया गया था। कब? 1950 में। 1950 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जो है जनगण मन अधिनायक का राष्ट्रीय गान स्वीकृत किया गया और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। संसद की शुरुआत राष्ट्रगान से और समापन राष्ट्रगीत से होती है और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के भी रचयिता हैं। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन क्या है? आपका देसी बैंकर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देसी बैंकर का अभिप्राय क्या है? साहूकार, महाजन, व्यापारी वर्ग आदि से है। देसी बैंकर द्वारा लगभग 35% ऋण उपलब्ध कृषि क्षेत्र में कराया जाता है। असंगठित क्षेत्र से प्राप्त ऋण के द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता को कठोर शर्त को मंजूर करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र से प्राप्त ऋण पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। असंगठित क्षेत्र से कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एटीएम का अर्थ क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड यानी स्वचालित टेलर मशीन। आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है 71 का। 1967 में सर्वप्रथम एटीएम का प्रयोग इंग्लैंड में किया था। जॉन शेफर्ड एटीएम के जनक है। जॉन शेफर्ड का जन्म 1924 में शिमला में भारत में हुआ था और एटीएम का भारत में सर्वप्रथम उपयोग HSBC बैंक द्वारा किया गया था।
71 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। आप इसको हल कर सकते हैं, दोनों तरफ tan थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा करा दीजिए, आप इससे निकाल सकते हैं। तो 72 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x है। 72 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज का कोणों का अनुपात 3, 5, 9, 13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है आपका। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13 को कीजिए और सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद जो आएगा 360 में भाग लगा दीजिएगा, तो x का मान आप निकल जाएगा और जितना निकलेगा x का मान आप 13 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 73 का क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन सी हो जाए, 156 डिग्री आपका सही आंसर है। 73 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये मैथ का सवाल है, इसको हल कर लीजिएगा। तो 74 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर 74 का। 75 में आपका क्या बताना है, 75 का भी इस प्रकार सम्मिलित करने के सदस्य और साथ में आया था। तो 75 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर, 720 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में त्रुटि क्या है। तो 76 क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। राजा ने चोर को मृत्युदंड दी, प्रश्न में दिए गए वाक्य में की सजा का प्रयोग अनावश्यक है। तो राजा ने चोर को मृत्युदंड दी, ये आपका सही होना चाहिए। तो 76 के क्या हो जाएगा, आपका 76 का सी हो जाएगा, साजा दी आपका गलत जगह पर उपयोग किए गए हैं। तो क्या हो जाए, 76 का आपका सी जो है गलत है। अब 77 नंबर प्रश्न को बात करते हैं, भुजा का बहुवचन भुजाएं हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। 77 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। 78 के क्या हो जाएगा, सी। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है, विदित हो कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न है, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, इनमें से प्रयुक्त अलंकार जो है मानवीयकरण अलंकार है। तो 79 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धत है। इन पंक्तियों में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है, चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो 80 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शेष चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर आपका गणित का सवाल आ गया, तो 81 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है, 18 को सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था। तो 82 के क्या हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, ये आपका सही आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में आचार्य नरेंद्र देव ने किया था और इसका सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था और एम.एन. राय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1922 में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की घोषणा किया था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयोग होते हैं। तो 83 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसका मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, म्यांमार की राजधानी क्या है, ये नाइपीदा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। और इसके बारे में बात करें, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। मांडले जेल म्यांमार में प्रसिद्ध है, जहां बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष गुजारे थे। और म्यांमार के महान नेता आंग सान सू की है, यह दिल्ली में पढ़ाई किया था, दिल्ली में पढ़ाई की थी आंग सान सू की, और आंग सान सू की को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जेनेवा में। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया था। WTO का 64वां देश आपका अफगानिस्तान है, व्यापार क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, गैट की स्थापना अक्टूबर 1947 में किया गया था। 1 जनवरी 1948 में यह प्रभाव में आया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन कब हुआ था। 86 का ऑप्शन सी आपका सही आंसर, जनवरी 1999 में। 86 के क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है। और यह यूरो मुद्रा का प्रयोग करने वाले 19 यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्र बना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? 87 का ऑप्शन डी आपका सही है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक समूह की महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। इसके द्वारा प्रायः सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण या अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके बदले में सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से सेवा शुल्क प्रदान करना होता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अथवा उदार ऋणी खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ये निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक मानता है? ये जॉन मैनार्ड किन्स है, जेएम किन्स। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड किन्स को माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहत अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और जैसे में राष्ट्रीय आय, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, गरीबी तथा बेरोजगारी। इस अर्थशास्त्र का उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेएम किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित होने के बाद हुआ। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत किन्स का दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों के परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 89 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वॉशिंग सोडा। ऑप्शन डी आपका सही है। अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। जल में सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा मिलाकर उबलने पर भी अस्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है, जो उबलने से दूर नहीं होती है। जल में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। जल को उबालने तथा जल में बुझा चूना मिलाने पर भी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सेब के खाने योग्य भाग क्या है? तो रसदार थैलामस। रसदार थैलामस को खाइए, सेब को। तो 90 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही है। आम का खाने योग्य भाग आपका मध्य फलभित्ति है। नारियल के खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है, और अमरूद का खाने योग्य भाग फलभित्ति बीजांडसन है। और कुछ फलों के निर्माण में बाहरी दलपुंज एवं पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक वर्णवान व्यक्ति में किस रंग को पहचान करने की क्षमता नहीं होती? ये कितना हो जाएगा? लाल हरा। क्या हो जाएगा? लाल हरा। ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका सही है। 91 का डी हो जाएगा। एक वर्णवान व्यक्ति में हरे लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। वर्णवान में मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं, जो स्त्रियों द्वारा वाहन किया जाता है। स्त्रियों में यह रोग होता है तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। हीमोफिलिया भी आपका आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है, आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग को क्या कहते हैं? तो 92 का डी हो जाएगा। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। और लोहा पर जंग लगना जो रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग से लगने से बना पदार्थ फेस्फोरिक ऑक्साइड होता है। लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ी रहती है। तो 92 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93। तो किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का आपका डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन डी आपका सही है। और स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नाम से पत्रिका निकाला था। और कोलंबस टू अल्मोड़ा तक पुस्तक भी विवेकानंद का है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है। और आपका महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किए थे। रामकृष्ण परमहंस का शिष्य नरेंद्र दत्त थे, जिसको विवेकानंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 93 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम एशियाई महिला कौन बनी है? तो 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला मिशेल योह बनी है। कौन बनी है? मिशेल योह। और यह पुरस्कार उन्हें द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारतीय फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता था। इस अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया था? आपका सुनील छेत्री है। कौन है? सुनील छेत्री। ऑप्शन ए आपका सही है। जो सुनील छेत्री को अब तक 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का सम्मान मिला है। तो 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
फाइंड द एरर द गिवन सेंटेंस ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर एज जो है ना गलत जगह इस्तेमाल किया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 96 का सी हो जाएगा। इलेक्ट सेलेक्ट और मेक के बाद एज का प्रयोग अनावश्यक होता है, तो 96 का सी आपका गलत है, ये आपका सही हो जाएगा। एज द चेयरमैन गलत है, 96 का सी गलत है। 97 देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द इन द फॉलोइंग सेंटेंस हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सीड इन वाट एवर दे डू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 97 क्या हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, सक्सीड के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ही वेटेड विथ ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन, तो 98 के क्या हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा। ईडियम बेटेड ब्रेथ का प्रयोग होता है, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटेड, क्या हो जाएगा सी, 98 के क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 99, 99 के क्या हो जाएगा चूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ए पेपर रिटन बाय हैंड। तो हैंड लिख से लिखा तो मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या होते हैं मनुस्क्रिप्ट, ऑप्शन ए आपका सही है मनुस्क्रिप्ट, 99 के क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन सेंटेंस सन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट में सूरज पूरब में उगता है, यह चिरंतन सत्य है, यह प्रोवर्ब्स है, आप इसको गलत नहीं मान सकते। तो इसमें जो टेंस है वो टेंस नहीं बदलेगा, तो 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। संडक सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको ऑप्शन ए सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।